ठीक है. So this is lecture number 6. In the last session, what we have discussed about the probability of finding the particle. Now we are going to discuss the one question. Consider the wave function. Consider the wave function. Consider the wave function. अब यहाँ पे वेव फंक्शन जो वेव फंक्शन हम ले रहे हैं कि दिस इज साई इज इक्वल टू a into exponential minus 1 divided by a into mod x. ये जो वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन आपको गिवन दिया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ find the probability of finding the particle. Finding the particle between माइनस ए प्लस. इसके बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन में पूछा है. सो दी ऑप्शन ए दिया होगी e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई. ऑप्शन बी आपको गिवन है e प्लस 1 e. So this is a e minus 2 divided by e. Options, these are the options they have given. E square minus 1 divided by e. And option D, e square plus 1 divided by e square. तो ये आपको जो ये गिवन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे लिमिट भी दिया है माइनस ए टू प्लस ए के बीच में. आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. सो सी हियर व्हाट यू हैव गिवन. तो वेव फंक्शन आपको गिवन दिया है साइ इज इक्वल टू ये इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए इनटू मॉड एक्स. तो यहाँ पे मॉड एक्स है तो हमें पता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है ये होता है अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ मॉड एक्स दैट इज 1 बाय ये. तो ये इसका ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बनेगा अंडर 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू यहाँ पे रहेगा एक्सपोनेंशियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए. सर 1 divided by a into mod x, correct? So you will get this is a 1 divided by a into mod x. तो ये जो है this is a normalized wave function. तो ये normalized wave function है. यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, this is a real wave function. तो ये real wave function है तो आपका सेम चीज यहाँ पे वही रहेगा, साइ स्टार भी यही रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगा आपका इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस है एंड प्रोबेबिलिटी में होगा ये 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए इंटू मॉड एक्स. ठीक है, तो ये जो ये आपके पास ये रहेगा. So this is a symmetric limit and even function. So this probability we can write like this. This is the 2 divided by a into integration ले सकते हम 0 to a and then यहाँ पे होगा this is a exponential minus 2x divided by a. क्योंकि ये पॉजिटिव वाला पार्ट है तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव x लिखेंगे एंड इनटू रहेगा यहाँ पे dx. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो तो नीचे इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाई a. इसका इंटीग्रेशन जो ये आपका रहेगा 2x डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाय में क्या रहता है अंडर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई a एंड इनका लिमिट जो ये रहेगा आपका 0 टू a. तो जस्ट सिंप्लीफाई करिए 2 डिवाइडेड बाई a इन ब्रैकेट ये होगा माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल. अब a अगर डाल दो तो ये एक्सपोनेंशियल 2 होगा एंड एक्सपोनेंशियल 0 इज 1. तो ये रहेगा आपका दैट मींस ये एंड ये कैंसिल हो गया आपका. ठीक है, एंड दिस से गेट कैंसल. तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा. सो दिस इज अ e v minus 2 minus 1 that means we'll get this is a 1 upon e square माइनस यहाँ पे रहेगा 1. सो दिस इज इक्वल होगा 1 माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर. ठीक है, ओ वेट यहाँ पे माइनस साइन भी एक्स्ट्रा है ना, दिस माइनस साइन. इट मींस इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगा e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय e. सो ये जो है ये आपकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी. और दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट मींस यू कैन सी हियर ऑप्शन सी पे, ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही रहेगा. हाँ 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 वो माइनस साइन है बराबर. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है,
ये सबको क्लियर हुआ यहाँ पर? आगे बढ़ू मैं? ठीक है। चलिए, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि दे आर विल गिव यू द वेव फंक्शन, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके आप उस पे टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको पता है, मॉड एक्स का कोफिशिएंट जो उसका रूट में अगर लीजिए तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होगा। दैट्स इट। आगे बढ़ू मैं? यस, मैं आगे बढ़ता ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, ये हाइड्रोजन एटम में भी और डिटेल में ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम की, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे सिर्फ हम उनके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंड ऑल दोस इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, बस ज्यादा बात यहाँ पे हम कर नहीं रहे। तो अगर हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन अगर देखें तो ये होता है psi is equal to a into exponential minus r divided by a naught. This is a ground state wave function of the hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम का ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है। हाइड्रोजन एटम में डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं, सो डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो कि आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन मॉड साई स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या होगा अभी डेटा है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन एटम इज द स्फेरिकल सिमेट्रिक एंड इन द स्फेरिकल शेप, तो विच इज इक्वल टू होगा आपका दिस डीटा है, मतलब यहाँ पे तीन इंटीग्रेशन हो गए सर, ट्रिपल इंटीग्रेशन। आर का लिमिट होता है 0 टू इंफिनिटी, थीटा का लिमिट होता है 0 टू पाई, पाई का लिमिट होता है 0 टू 2 पाई, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर है, दैट मींस इसका होगा दिस मॉड ए स्क्वायर इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाय a नॉट, ये रहेगा मॉड साइन स्क्वायर इनटू डीटा, डीटा होता है आपका r स्क्वायर sin थीटा d थीटा dr d फाई। दिस इज द थिंग दैट बिकॉज़ दिस इज अ डीटा एलिमेंट है, तो इसलिए हमने इनको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इस टाइप का फॉर्म है तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताता कि ये जो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एंड sin थीटा d थीटा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना होता है 4 पाई। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन रहेगा 0 to infinity, एंड दिस इज मॉड a नॉट स्क्वायर इंटू यहाँ पे रहेगा r स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाय a नॉट, एंड इट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 1। ये पता है ना 4 पाई कैसे आता है, देखो आप इसका भी जैसे थीटा करो तो cos थीटा आएगा, तो cos थीटा के लिए अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0 कर दो, एंड फाई का डिफरेंशिएशन होगा फाई, और उसका लिमिट होगा 0 to 2 पाई, तो थीटा का 2 पाई आएगा, पाई से 2 पाई आएगा, वो होगा 4 पाई। सो दिस विच इज इक्वल टू होगा दिस इज अ मॉड ए स्क्वायर इंटू ये रहेगा दिस इज अ 4 पाई। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म आपको पता होगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n into एक्सपोनेंशियल माइनस ax, तो ये होता है ना आपका n फैक्टोरियल अपॉन a to the power n plus 1। दिस इज अ फॉर्म, ये जो फॉर्म है फॉर्म आपको पता, जो मैंने लिख के भी दिया है, तो इस फॉर्म को अगर आप यूज करें तो n की वैल्यू कितना है यहाँ पे, n इज 2 हियर, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल इज 2 डिवाइडेड बाय a कितना है आपका 2 to the power a नॉट, एंड इसका क्या है n plus 1, मतलब ये 3 बनेगा, तो विच इज इक्वल टू होना चाहिए 1, दैट इज ये होगा मॉड a स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू यहाँ पे रहेगा 2 इंटू जो होगा a नॉट क्यूब, एंड डिवाइडेड बाय में कितना रहेगा 2 का क्यूब रहेगा 8, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड इट्स इक्वल टू 1 रहेगा, तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका, दिस इज नथिंग बट दी 1 अपॉन पाई नॉट, है ना। इसका मतलब कि मॉड है दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट, this is a normalization constant that we have to normalize ground state wave function of the hydrogen atom is under root pi a naught cube the exponential minus r upon a, so this is the normalized wave function, and ये normalization constant कैसे फाइंड आउट किया सबको यहाँ पर क्लियर है? ठीक है। चल, आगे बढ़ो।
ये क्लियर हो गया ना? तो मैं हाइड्रोजन एटम में डायरेक्ट लिखूंगा कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो है विथ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा कि, तो तब यहाँ पे मुझे मत बोलिए कि सर ये कहाँ से है, तो ये यहाँ से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता मैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? सो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कंसीडर द वेव फंक्शन, कंसीडर द वेव फंक्शन कंसीडर द वेव फंक्शन, में एक वेव फंक्शन ले रहा हूं, इस साई इज इक्वल होगा, ये है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये है आपका एक्सपोनेंशियल एक्स, दिस इज द वेव फंक्शन। अब ये जो है दिस इज फॉर द एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज फॉर द एक्स लेस देन जीरो, तो ये वेव फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन आपको उन्होंने दिया। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, तो ये जो ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो ऑप्शन ए इज 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन बी 1 माइनस 2 बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 माइनस e बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन डी 1 माइनस 4 बाई ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू जस्ट use the concept of the probability. Probability is nothing but the integration psi star psi dx। अब ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, -1 टू +1। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, -1 टू +1, दैट मीन्स हमें जाना है -1 से +1 तक, तो यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास 0 है एंड यहाँ पे आपके पास +1 है, तो -1 टू यहाँ पे मैं जाना है, तो मैं कैसे -1 टू 0 जा सकता हूँ पहले, तो आई एम जस्ट राइटिंग -1 टू 0 एंड यहाँ पे होगा दिस इज साई स्टार साई इनटू बीटा, करेक्ट। प्लस क्या कर सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन, अब जा सकता हूँ 0 टू ये 0 to 1 एंड यहाँ पे होगा साई स्टार बीटा नहीं होगा क्योंकि ये वन डायमेंशन ही है, क्योंकि ओनली एक्स इज द वेरिएबल, तो होगा साई स्टार साइन एक्स, ये होगा, है ना? तो यहाँ से ये जो है ये चीजें हमारे पास होगी। अगर मैं 0 to 1 की बात करूँ, तो 0 to 1 मतलब -1 to 0, तो ये जो है ये अगर मैं बात करूँ, तो ये वाला रीजन कौन सा है, इस वाले रीजन में x जो है ये x 0 से छोटा है, क्या है, x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग इस रीजन में वेव फंक्शन कितना होगा, तो इस रीजन में उन्होंने वेव फंक्शन दिया है कि एक्सपोनेंशियल x है एंड इस रीजन में उन्होंने वेव फंक्शन जो है ये वेव फंक्शन दिया एक्सपोनेंशियल माइनस, समझ रहे हैं? तो इस रीजन में तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन -1 टू 0 साई स्टार साई, इस रीजन में होगा एक्सपोनेंशियल 2x इंटू dx, करेक्ट कि नहीं? प्लस इंटीग्रेशन 0 टू अगर 1, तो 0 to 1 में आपके पास ये है, तो इसका स्क्वायर कर दो, देगा एक्सपोनेंशियल -2x इंटू dx। जस्ट अगर इसको सिंपलीफाई करो, तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी बनेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका लिमिट होगा आपका -1 to 0 प्लस यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन -2x डिवाइडेड बाई -2 और इसका लिमिट होगा 0 to 1। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो एंड सी द आंसर। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो p इज इक्वल टू होगा एक्सपोनेंशियल 0 is 1, तो होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ, देन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -1 होगा, तो एक्सपोनेंशियल -2 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, प्लस यहाँ पे आपके पास होगा -1 बाई 2, देन ये होगा
एक्सपोनेंशियल -2 डिवाइड माइनस एक्सपोनेंशियल 0 is 1। तो इसको ये सिंप्लीफाई करो तो p इज इक्वल टू मिलेगा आपको, दिस इज 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर एंड माइनस माइनस +1। सही है ना? ओके, दिस +1/2। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज 1 माइनस दिस इज नथिंग बट 2/2 स्क्वायर, दिस प्रोबेबिलिटी विल गेट 1 minus 1/, you will get this is a probability। तो ये प्रोबेबिलिटी होगा, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अजय कामरेज, लीव द क्लास। इंफॉर्मेशन नहीं था इसका मतलब क्या है? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं? हाँ, व्हाई यू डोंट नो? एक मिनट, इंफॉर्मेशन नहीं था इसे थोड़ी है। हाँ, तो ग्रुप देखना चाहिए ना। हाँ, ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में? अजय कंबड़ी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है नहीं है? तो फिर आप आपको कैसे पता नहीं है टाइमिंग के बारे में? हाँ, यू नो अबाउट द टाइमिंग, देन 20 मिनट लेट, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या समझेगा आपको? हाँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन लेट ज्वाइन मत करो। ठीक है। सबका ज्वाइन और इनका कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? सो डोंट ज्वाइन लेट, इफ यू नो द टाइम देन ज्वाइन ऑन टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है फिर कैसे समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब नींद से उठने के लिए टाइम लग रहा है क्या? हाँ, है ना, ऐसे ही लग रहा है मुझे, नींद से उठने के लिए टाइम लग रहा है। नींद को कॉम्प्रोमाइज करो भाई, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता। नींद को कॉम्प्रोमाइज, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, देन यू विल गेट द सक्सेस। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है बहु। हाँ, अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? आप आज 1 साल मेहनत किया, नेक्स्ट 10 साल उसका बेनिफिट मिलता रहेगा आपको, है कि नहीं? हम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, 2-2:30 बजे सोए हूँ मैं आज, फिर भी मॉर्निंग में 6 का लेक्चर लेने के बाद फिर से आपके लेक्चर दे रहा हूँ।
Dedication matters. You dedicate about your work, about your passion, about your success. That's it. एंड ये डिसाइड करता है आप पे कि आप कैसे हो, आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं। दैट्स इट, है ना। बाकी कहते चलो ठीक है, बाकी सब चीजें आपके ऊपर है कि आप में लाइफ, आपको लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, ये सब खुद ने खुद के लिए डिसाइड करना चाहिए किसी ने बोलने से पहले। तो फाइंड द पहचान बनानी होती है भाई, करना पड़ता है ना। आपने एडमिशन क्यों लिया, आपने कहाँ पे तो देखा होगा कि चलो यार ठीक ठाक कुछ लेते हैं, है ना। और हम 4 साल से कर रही चीजें, तब जाके अभी कुछ हो रहा है ना। कुछ एक दिन में कुछ नहीं बदलता, रातों की नींद हराम करनी पड़ती है भाई, है ना। सो इट्स वेरी टफ। बट एक बार मिल गया ना तो फिर ठीक है। तो लाइफ में आपको बहुत सारे बहाने मिलेंगे कि यार मैं जॉब करके पढ़ाई कर रहा था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नो, आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। और मुझे बहाने बनाने वाले लोग भी पसंद नहीं है, और मुझे भी बहाने बनाना पसंद नहीं। सो इट्स ट्रू थिंग, हाँ, इसको बुरा मत मानना, है ना। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज। लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे आप, है ना। हो सकता है आप सीएसएफ जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करें और आपका आपने बहुत मेहनत करा, ऑल इंडिया रैंक होना है ना। इट्स सरप्राइजिंग फॉर यू, आपने कभी सोचा भी नहीं था, समझ रहे। सो यू जस्ट डू, मेहनत करने से सारी चीजें हासिल हो जाती है ना। जो मैंने पर्सनली फील किया कि मेहनत करने से हर वो चीज जो है, हर वो चीज हम पा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इफ यू, मतलब इट्स मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम्म, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि, एंड गुड थिंग अबाउट मी, मतलब खुद के बारे में अच्छा बोलना, वो भी दूसरों के सामने एक एक तरीके की गाली होती है। खुद की तारीफ दूसरों ने करनी चाहिए, खुद ने नहीं, पर स्टिल इस तरह का इंसान बनो ना कि जो चीजें हमको आ नहीं रही ना, उस चीज के पीछे भागो। क्यों नहीं आ रही, उसके उसको उसको छोड़ के भागो मत। उसके पीछे भागो कि यार ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, और उसको पाने का ट्राई करो। एंड एक बार आपको मिल गया है ना, तो आप सोचेंगे अरे भाई ये तो, इसमें तो मैं प्रो हो गया। जैसे कि कुछ कंसेप्ट थे जो मुझे एमएससी में बहुत डिफिकल्ट लगते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स मुझे समझ ही नहीं आता था। हमें पाठक सर जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे वो, बट हम उतना एबल नहीं थे कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए अच्छे से। सो वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट दैट आइडेंटिकल पार्टिकल। मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल का क्वेश्चन आ गया था हमारे क्वेश्चन में, बट आई जस्ट लेफ्ट बिकॉज हमें आता ही नहीं उसका कुछ। बट बाद में सोचा यार नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे चीजों को लेफ्ट करते जाए तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है। बट फिर भी मैं हमने एमएससी में सोचा यार चलो छोड़ो, इसको क्या ही करना है, मतलब एक टॉपिक है दिया। बट जब फिर मैंने उसके बाद 11 12 को पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारी चीजें की, देन फिर सीएसआर में क्वांटम पढ़ाना शुरू किया, तब आ गया फिर साइड नहीं तो पार्टिकल। तो फिर सोचा मैंने कि नहीं, इसको भागना नहीं है, जस्ट डू इट। तो फिर मैंने ग्रिफिथ्स पढ़ा, जेटली पढ़ा, हमारे जो सर है उनका खुद का बुक है साया फ्रीली, उसको पढ़ा। देन जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं ऐसे। उसको बहुत टाइम लगा मुझे सीखने के लिए। बट आई गारंटी नाउ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है मेरा क्वांटम में अगर बात करूं, तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल है, जिससे मैं भागता रहता था हमेशा। समझ रहे हैं आप। सो चीजों को छोड़ के भागो मत। आपके मन में भी बहुत सवाल आएंगे, अरे सीएसआर तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको क्रैक करना क्या इजी है क्या। बात सही है, इजी नहीं है, ये नहीं। आइडेंटिकल पार्टिकल भी समझना इतना इजी नहीं था।
डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मुझे फॉलो करना पड़ा तब जाके मुझे पता चला। एंड एक बुक में कुछ भी चीजें आपको सिस्टमेटिकली नहीं दिया होता। कुछ कुछ जो बुक कंटेंट आपको इस बुक से पढ़ना पड़ता है। 4 साल से 5 साल से यही तो कर रहे हैं हम। जो 4 साल की मेहनत है हमारी, वो हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दे रहे हैं 4 महीने में या 5 महीने में। सो मुझे भी खुद को लगता है कि यार आप कितने खुशनसीब हो कि आपको चार हमारी इतनी सारी मेहनत जो आपको 4 महीने में मिल रही है। सो है ना। अरे तो आप उसका फायदा उठाइए इंस्टेड ऑफ लेक्चर पेंडिंग। देखिए यार एक ओवरऑल इट्स योर लॉस, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। बट हम तहे दिल से ये चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से रैंक लाए, आपकी अच्छे से जेआरएफ हो, आपके घर वाले भी खुश हो, आपको अच्छे से जॉब लगे, आप अपने घर को सपोर्ट करें, खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, ये हमारा ये है। बट उसके लिए खुद ने उतना डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर बात अलग है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में था, सो मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ट्वेल्थ में 48% है इन द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, मुझे इतने परसेंट है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। एंड इलेवेंथ में अप्रोक्सीमेटली इतने ही थे, 47% एंड इसमें मैं फेल था एक सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट था मेरा फिजिक्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, बस टाइप कर देते हैं। तो इसमें मैं फेल था फिजिक्स में, इलेवेंथ में। बट होता है ना कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, एंड मुझे यहाँ पे मिले थे 33 मार्क्स, पासिंग के लिए चाहिए था 35, बट सारे सब्जेक्ट पास था मुझे। केमिस्ट्री में 39 समथिंग था। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे +2, और डॉलर का साइन लगाया था इसे। डॉलर का साइन, डॉलर का साइन होता है इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क हम कॉलेज में फ्री में दे दिए, और आपको ऐसे ढकेल दिया नेक्स्ट ईयर। है ना। सो ऐसे भी नहीं है कि हमें चीजें आती थी ना। मैं तो सबसे डम था, अगर साइंस की बात करें तो। नहीं आता था समझ में। अंग्रेजी, हम मराठी मीडियम से थे। इंग्लिश तो कुछ नहीं आता था मुझे। वो दिन अभी भी याद है, मुझे कुछ नहीं आता था इंग्लिश का। मैंने पूरा फिजिक्स का बुक जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इंग्लिश टू मराठी, तो पूरा फिजिक्स का बुक मराठी में लिख के रखा था। जो भी उन्होंने दिया था उसका फिजिक्स का, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट का देखो एंड देन पैराग्राफ में पूरा पूरा करो। है ना, सब पूरा करो एंड देन फिर उसमें वो क्या कहना चाहता है। बट कभी कभी मेल लगता था, कभी कभी मेल नहीं लगता था कि क्या बोलने चाह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ मीनिंग अलग होता है, मराठी में कुछ अलग होता है। तो ये चीजें जो बहुत भयंकर चीजें थी। है ना। तो मैं अब उस पीछे जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी बहुत मजा आता है कि क्या आते हैं हम और कहाँ पे, अगर मतलब एज कंपेयर टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एवरीथिंग इज रिलेटिव। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं अब अच्छे खासे पोजीशन पे हो। है ना, इन द माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट केयर अबाउट द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोच रहे होंगे कि यार सर कितने ये है वो कितने, दैट इज नॉट द मैटर। आप खुद को क्वेश्चन पूछो कि हम कहाँ पे हैं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। एंड मुझे ये भी चीजें जो मिली है, जो पोजीशन मैंने पाई है, इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एंड सिर्फ मेरे को। इसके पीछे ना कोई है, ना कोई था। ठीक है। सो जो भी करना है, आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ ये बोल सकते हैं कि तुझे जो करना है कर लो, अच्छे से कर लो। दे विल जस्ट, अगर आप बीमार हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट पेन जो है, पेन होगा किसको, आपको। वो पेन शेयर कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते। बीमार पड़ गए हो तो दर्द आपको होगा, हम तो सिर्फ सहानुभूति दे सकते हैं कि भाई होगा ठीक, होगा ठीक। समझ रहे हैं, बट पेन तो आपको होगा, वो शेयर नहीं कर सकते। तो पेन होने से पहले ही थोड़ी सी मेहनत करो। मतलब मैंने देखा है, मैंने यू डोंट बिलीव, 2018 में मेरा एमएससी हुआ था। और 2018 में, जब 2016 टू 2018 ये मेरा एमएससी का ड्यूरेशन था। अगर बात करें तो घर से कोई पैसे नहीं मिलते थे, नथिंग। बिकॉज इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उनको ये नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत गांव से, खेड़े गांव गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मतलब पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी। आपने देखा होगा कि हाँ, उस पहाड़ी के उसमें रहते हैं वहां पे, जहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, एजुकेशन के नाम पे जीरो है। कोई लोग इतना एजुकेशन लेते नहीं है। जे जे जो बच्चे हैं एकदम छोटे छोटे, 6 6 सिक्स स्टैंडर्ड के एज के होते हैं,
12 12 13 13 साल के, वो भी दारू बीरू पीते हैं। मतलब इतना माहौल हमारे यहाँ पे है पूरा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, हमको भी कुछ मिलता नहीं था घर से ना। तो यहाँ पे मैं अर्न एंड लर्न होता है कि यूनिवर्सिटी में आप काम करो, उस काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो 2018 में हमने काम किया वहां पर, पुणे यूनिवर्सिटी, हमारा एडमिशन पुणे यूनिवर्सिटी में हुआ था। एंड ये बात है कि मैंने लाइफ में आईआईटी एग्जाम कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मैं पता ही नहीं था कि आईआईटी एग्जाम होता क्या है। ये सीएसआर नेट क्या होता है, ये हमको एमएससी में आके पता चला कि कुछ सीएसआर नेट कुछ होता है। तो ये जो चीजें मेरे को कुछ पता नहीं था, तो फिर यहाँ पे अर्न एंड लर्न का किया तो 3,000 रुपये पर मंथ मिलता था। और ये क्रेडिट जब होता था तो ऐसे लगता था कि बहुत ही अमीर लोग हो गए हम, ये 3,000 रुपये जब भी मैसेज आता था। आई एम वेरी हैप्पी इफ ये जो क्रेडिट, तो इसमें से 2,000 तो हमारे खाने में जाता था, यूनिवर्सिटी में रहना फ्री था, बचता था मेरा 1,000। और ये 1,000 में फिर मैंने सेविंग करके करके जब एमएससी हुआ तो फिर से टेंशन आना स्टार्ट हो गया कि अगर एमएससी हो गया, अभी ये 3,000 मिल रहे थे, अब आपका एडमिशन नहीं रहा तो आपको वो भी नहीं मिलेंगे, तो होम ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। उसमें से 180 मिल रहे थे, और जाना था 25 किलोमीटर, जाना था 25 किलोमीटर, आना था वो भी बस से। जाने के लिए 50 रुपए जाता था, आने के लिए 50 रुपए जाता था, पीएफटी से बचता था 80 रुपीज। और ये सोचता था कि इसमें 40 में दिन का खाना होगा और ये 40 में रात का खाना होगा, खाने को मिल जाए बस उतना ही है। ऐसे सोचा नहीं कि यार इतना दूर जा रहे, इतने मेहनत कर, चाहे 80 रुपए ही मिल रहे हैं हाथ में। डोंट थिंक मच, जस्ट डू। मेहनत करते रहिए, ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम ही इतना है ना, कि मेहनत करने के लिए जो है वो मेहनत नहीं चाहिए उनको, ऐसे रेडीमेड सक्सेस बना बनाया मिलना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन। मतलब हमारी जनरेशन में, हम भी आपकी जनरेशन से ऐसे नहीं कि हम बुढ़े 35 30 40 एज के हैं। और हमारी जनरेशन में ये बड़ा दिक्कत है कि मेहनत जो है, ये मेहनत करने के लिए लोग रेडी नहीं है। और उनको सक्सेस तो चाहिए। सक्सेस तभी मिलता है जब आप कंटिन्यूसली मेहनत करोगे, है ना। तो ये जो यहाँ से जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था, एंड आई मतलब बहुत सारी चीजें की मैंने। इसके अलावा दूसरी ट्यूशन, ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, हाथ पैर मारे, बहुत हाथ पैर मारे। एंड नाउ आई एम इकोनॉमिकली वेरी स्टेबल, आई एम इकोनॉमिकली स्टेबल नाउ। वो स्टेबिलिटी भी चाहिए आपको लाइफ में। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि भाई तू क्या कर रहा था ये, है ना। पर वो दिन मुझे देख के मुझे समझ में आता है कि हैट्स ऑफ टू यू। मतलब मुझे भी लगता है कि मैंने कैसे कर लिया है ये सारी चीजें। बहुत घूमा, यहाँ इधर का होने के बाद उधर, उधर का होने के बाद उधर। टू व्हीलर नहीं था तो उसको लोन पे अरेंज किया, बहुत सारी चीजें की। सो यू हैव टू डू इट। मतलब मैं ये मेरे बारे में बोल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब आप मेहनत करोगे ना, आपको सारी चीजें मिलेगी। उसके लिए एक ही मंत्र है, जस्ट डू इट। मेहनत, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। जब हम होशियार, मतलब ऐसे नहीं कि हम बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, नहीं, हमें गांव से आए हुए बंदे हैं। नॉर्मल कॉलेज से, गांव से हमने बीएससी किया, एमएससी यूनिवर्सिटी में हुआ, बस। ऐसे भी नहीं कि हम कुछ आईआईटी से है, हम टॉपर है, हम ये है, हम सीधे साधे लोग हैं, है ना। सीधे साधे, मतलब अगर 12th क्लास में बोलूं तो मैं लास्ट नंबर पे था, बट नाउ अच्छी पोजीशन पे हूं मैं, है ना। और सीएसआर नेट को पढ़ाना आपको लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ जोक। सीएसआर नेट को पढ़ाना इट्स नॉट अ इजी थिंग। आपको लग रहा है कि क्या है ये सर तो पढ़ा रहे हैं, नो, इट्स नॉट अ इजी थिंग। आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सो मेहनत के अलावा बाकी लाइफ में कुछ नहीं है। इफ यू डू, बहुत रेस है, इस रेस में आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो बहुत ही दिक्कत है ना। जॉब को लेके भी आप देखो, जॉब के लिए बहुत ही ये है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी 10 10 12 12 हजार पे काम करते हैं, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि मेहनत करने के लिए डरो मत। जो ये कर लो, डेडिकेशन होना चाहिए, अंदर से आग होनी चाहिए कि यार मुझे करना है, तभी जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सीएसआर का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि यार चलो मैं सिर्फ लेक्चर ले रहा हूँ, नहीं, हमारे हमारे चेहरे के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं, बट बहुत है, बहुत प्रेशर है हमें, समझ रहे। बट फिर भी हम उसमें, हम हमारा बेस्ट है, बेस्ट दे, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लेक्चर ले लिया हो गया मेरा काम, क्या ही है इसमें, नो, समझ रहे आप।
सो मेहनत जो है हर जगह पे होती है, ठीक है। मैं अभी 2:30 बजे सोया था क्योंकि मुझे टेस्ट पेपर बनाना था कल संडे के लिए, जॉब की बैच है पिछले वाला, समझ रहे? फिर भी मैं 6 बजे ऐसे आप मतलब हर दिन मेरा 12 साढ़े 12 को मैं सोता हूँ, फिर भी 6 बजे लेक्चर रख के, देन उसके बीच में लेक्चर लेने के बाद अब दोपहर में एक आधा घंटे की नींद लेने के बाद फिर से काम पे शुरू ना। हो सकता है कि मैं इस पे काम ना करूँ, या चलो यार ठीक है नहीं भी दिया डीपीपी तो क्या चलेगा, चलेगा क्या ही होगा, असाइनमेंट क्यों लिख रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, और सारी चीजें मुझे अकेले को करना पड़ रहा है एंड आई एम डूइंग, और उसमें भी मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। ऊपर से मेरा बैक पेन भी है, बहुत दर्द होता है कभी कभी। तो उसके लिए बहुत इलाज किया बट वो हो नहीं रहा, क्या करे, वो बोले कि थोड़ा सा दिन के बाद हो जाएगा, देखते है ना। पर कुछ इशू है ही नहीं, सब टेस्ट वगैरह किए, कुछ इशू नहीं। तो देखो मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। हमसे ज्यादा मेहनत आपको करना चाहिए वो, चलो ठीक है। सो द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन आपको ये दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बोर रेडियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि विद इन द बोर रेडियस। ये आपका सीएसआर का क्वेश्चन है, एक सीएसआर में विद इन द बोर रेडियस पूछा था, दूसरे सीएसआर में आउटसाइड द बोर रेडियस पूछा था। तो यहाँ पे देखिए कि ये वेव फंक्शन आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द विद इन द बोर रेडियस। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्म है ये आपका, ये दिस इज द हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। बट यहाँ पे विद इन द बोर रेडियस बोला है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स, तो ये ऑर्बिट्स है ऐसे, ये ऑर्बिट्स एंड दीज आर द इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक है। बट उन्होंने बोला है कि जो पार्टिकल है ये विद इन द बोर रेडियस, दैट मीन 0 to a0 है ना, इसके बीच में उसकी रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे पूछी, दिस प्रोबेबिलिटी दे हैव आस्क्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी, एंड मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कंटेंट के बारे में टेंशन ना ले, आपको इतना डीप का कंटेंट मिलेगा कि आपको फिर से लाइफ में दोबारा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, इतनी डीप लेवल में हम सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो आपने इसके पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ये चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो सीएसआर में आती है, ठीक है। सो जस्ट बिलीव, पढ़ेगा सर पे बिलीव करिए, अभी तक जितना चल रहा है आपको समझ में आया होगा, ओके। सो बिलीव ऑन मी, जस्ट फॉलो मी, रिवीजन करो, डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस इन योर सीएसआर। ब्लाइंडली फॉलो, आई एम जस्ट सी ब्लाइंडली फॉलो, बट ऐसे लाजमी नहीं होना चाहिए कि सर मेरे ये लेक्चर पेंडिंग है वो लेक्चर, अगर आप लेक्चर पेंडिंग रहोगे तो हम उसको उनको कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस। हम सिर्फ यही हेल्प कर सकते हैं कि आप लेक्चर कंप्लीट करिए बस। तो योगा 2 पाई, एंड देन यहाँ पे आपके साइन टू साइन स्टार है, तो योगा 1/पाई इंटू ए नॉट क्यूब ये रहेगा, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू आर स्क्वेयर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये जो है ये आपको मिलेगा, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से मैं 1/पाई ए नॉट क्यूब को बाहर निकाल सकता हूँ, एंड थीटा एंड फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 पाई होगा, है ना। इंटू इंटीग्रेशन होगा 0 to a0, एंड बीच में रहेगा यहाँ पे आर स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू डी आर, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये होगी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगा, ये पाई एंड पाई कैंसिल होगा तो होगा 1/a नॉट क्यूब रहेगा, एंड इंटीग्रेशन रहेगा 0 to a0, यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू डी आर। अब यहाँ पे हमें ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, 0 to x टू द पावर n इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस a x इंटू dx, विच इज इक्वल होता है आपका, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस 1। But here this is a 0 to a0 and here this is 0 to infinity। तो ये फॉर्म हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे a0 है, अगर इंफिनिटी होता तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे a0 जो है ये a0 लगाना चाहिए, तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है इस फॉर्म को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो ये जो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो ये इंटीग्रेशन जो है इस इंटीग्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करें, तो मैं आगे जो आगे लिखता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट इंटू इंटीग्रेशन रहेगा आपका 0 to a0, एंड ये कितना था आपका आर स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाय ए नॉट इंटू डी आर, ये आपके पास।
समझ रहे? एंड और एक चीज मैं और एक बताना चाहूंगा कि व्हाट व्हाट विल हैपन इन द लाइफ, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा चर्चा हो गया तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस है बताना कि लाइफ में ऐसे स्टेज आते हैं कि हमें लगता है कि यार नहीं हम हार गए, अभी कुछ नहीं हो सकता है ना, कि यार बस हो गया जितना है अभी छोड़ छाड़ के बस स्टॉप हियर। तो जिस दिन आपका ऐसे थिंक होना स्टार्ट होता है ना, तब आप सोचना कि नहीं मुझे डबल मेहनत करना है ना। मुझे भी कभी कभी लगता है यार कि ये हो गया वो हो गया, है ना, लगता था पहले कि यार होगा या नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। खुद पे बिलीव रखो, खुद पे बिलीव रखो। सो दिस इज अवर फर्स्ट बैच, ये आपकी फर्स्ट बैच है CSIR डीप फिजिक्स लॉन्च दिस ईयर। दैट मीन्स अभी रिसेंटली आपकी पहली बैच। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब एडमिशन होगा भी या नहीं भी होगा, आई डोंट नो, बट फिर भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ गया। चाहे फर्स्ट बैच क्यों ना हो, बट मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है ना। बट मतलब समझ रहे हैं? तो इसको मतलब मैंने भी सोचा कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में था उसको छोड़ के, वहां पे एक परमानेंट जॉब है उसको छोड़ के अब खुद का करने के सोच रहे है ना, और उसको मैंने छोड़ भी दिया। ठीक है, देन फिर अगर नहीं हो गया एडमिशन तो क्या करेगा, है ना। सो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो इफ आई, इसलिए मैं बोला ना कि हमारा जो चेहरे के पीछे बहुत सारा टेंशन था पहले, समझ रहे कि क्या होगा कैसे होगा। बट बिलीव, खुद पे बिलीव करो कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम चलाएंगे, है ना। वो होता है ना कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम कभी नहीं आएगा, लाना पड़ेगा। सो एक सेंटेंस मेरा, मैं हमेशा उसी पे ही बिलीव करता हूँ कि आपके दिन बदलते हैं, सिर्फ बदलने वाला चाहिए। हमारे दिन आएंगे कभी नहीं आएंगे, आपके दिन बदलते हैं, बदलने वाला चाहिए और आपको वो बदलने वाले में बनना है। ये बात का ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, ऐसा है कि नहीं बदलेंगे, आज आपका दिन है कल हमारा आएगा, हमारा आएगा, कभी नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप मेहनत करो, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पे यू इंटू वी रूल, जो यू इंटू वी रूल आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि यू इंटू वी रूल लगाने से ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जो है कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बनेगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया है, दैट इज 4 है ना, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 मिस किया मैंने। सो दिस इज नॉट द वन, दिस इज 4। अब ये 4 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें, क्योंकि यार ये यू इंटू वी रूल लगाना है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बट डोंट वरी, मैं आपको एक टेक्निक बताता कि हाउ टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे लिखे कि दिस इज अ डिफरेंशिएशन, लिखे दिस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आर स्क्वायर है, एंड ये जो इंटीग्रेटिंग, जो ये इंटीग्रेट, तो ये आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका आएगा 2r। ये अगर आपको इसका और डिफरेंशिएशन करो तो आपका आएगा 2, इसका और डिफरेंशिएशन करो तो ये आएगा 0। ठीक है, तो ये जो ये आपका दिस इज द फैक्टर। देन इसका डिफरेंशिएशन करने तब तक 0 नहीं आता। तो इंटीग्रेटिंग क्या है यहाँ पे, ये जो है आर स्क्वायर हो गया। अब दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल -2r डिवाइडेड बाई ए नॉट। अब इस डिफरेंशिएटर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, ये इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करो, इसके इंटीग्रेशन होगा -2r डिवाइडेड बाई ए नॉट। इसको बोला था टेबुलर फॉर्म, है ना। इंटू क्या होगा, डिवाइडेड बाई, तो ये होगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 विथ माइनस से, बराबर। इसका फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल -2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू यहाँ पे होगा ए नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है आपको, तो एक्सपोनेंशियल -2r डिवाइडेड बाई ए नॉट विथ माइनस साइन ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ये रहे, जस्ट इंटीग्रेट दिस। देखो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी बहुत जरूर होगा, यूज होगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो, एंड देन जस्ट टेक अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, एंड जस्ट उसको भी लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस, तो ये होगा आर स्क्वायर विथ माइनस साइन आएगा बिकॉज ऑफ दिस, तो ये होगा आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू कितना होगा, दिस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये रहेगा आपका पहला। देन यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस बनेगा, सो दिस माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हैं ना सब लोग। ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, सो दिस इज 2r इंटू एक्सपोनेंशियल -2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इन ब्रैकेट ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4।
दिस प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे ट्वाइस इंटू ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय में होगा 8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2r डिवाइडेड बाय ए नॉट एंड इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट आपका कितना था, 0 टू a था, तो यहाँ पे डाल दो 0 टू a। ठीक है, अब यहाँ पे 0 टू a डाल दिया। अब इसमें आप वैल्यू जो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, हो गया। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा एंड यहाँ पे 2 बनेगा। यहाँ पे क्या है, 2 कैंसिल होगा, 2 एंड इस पे 4 बनेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। देन अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट है, अपर लिमिट डाल दो। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट a, तो ये होगा माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल, ये देखो r की जगह पे अगर आपने a नॉट सॉरी नॉट ए नॉट ए नॉट, तो यहाँ पे ए नॉट स्क्वेयर, यहाँ पे ए नॉट डाल देते, ए नॉट कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा -2। देन यहाँ पे होगा आपका ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस में होगा ये r इज नथिंग बट दी ए नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ए नॉट कैंसिल, तो ये होगा -2। देन यहाँ पे होगा आपका ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, देन यहाँ पे होगा माइनस, ये होगा ए नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय में होगा आपका 4 एंड देन यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल, ये ए नॉट कैंसिल होगा। अगर फॉर्मूला भूल गए तो यस, फॉर्मूला अगर भूल गए तो सिर्फ यहाँ पे क्या डाल दो, 0 एंड ए नॉट की जगह पे इंफिनिटी डाल दो, बस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट 0 यहाँ पे ए नॉट की जगह इंफिनिटी डाल दो, आप इंफिनिटी डाल के देखो, यू विल गेट द सेम आंसर जो पहले मिला था, है ना। यू कैन डू इट बाय यूजिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ए नॉट की जगह पे इंफिनिटी डालना पड़ेगा बस। ये ए नॉट कैंसिल होगा तो ये -2 होगा, तो ये होगा अपर लिमिट, माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे आर कितना होगा 0, ये टोटल 0। यहाँ पे आर का लिमिट क्या होगा 0, टोटल 0। यहाँ पे आर का लिमिट क्या है 0, एक्सपोनेंशियल 0 इज 1 एंड यहाँ पे क्या है माइनस, तो होगा माइनस ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 4। ठीक, दैट्स इट। तो इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे देखो ए नॉट का स्क्वायर है ए नॉट, तो ये कितना होगा ए नॉट का क्यूब। यहाँ पे देखो ए नॉट, ओ वेट, यहाँ पे ए नॉट का स्क्वायर था ना, जैसे ए नॉट स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 ए नॉट स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ए नॉट क्यूब होगा। यहाँ पे भी ए नॉट क्यूब है, यस, दैट मीन्स ए नॉट क्यूब तीनों जगहों पे है एंड एक्सपोनेंशियल -2 भी तीनों जगहों पे है। अरे हाँ कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ से देखो इसको अगर मैं करूँ माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको बोल दूं कि ये प्लस है ना, एंड इसमें ऐड करता तो ये प्लस है। तो ए नॉट क्यूब जो इस ए नॉट क्यूब को हम बाहर लेके आ सकते हैं, सो वी कैन टेक द ए नॉट क्यूब, या चलो एक्सपोनेंशियल -2 को भी कॉमन लेते हैं, ए नॉट क्यूब है ना, एक्सपोनेंशियल -2 को कॉमन लेते हैं, तो इधर कितना बचेगा, -12 बचेगा, तो दिस -1/2। यहाँ पे कितना बचेगा, ए नॉट एक्सपोनेंशियल -2 ए क्यूब, तो ये होगा +1/2 एंड दिस होगा -1/4। यही है ना, प्लीज चेक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही मेरे से? हम्म, अरे ये -2 आ रही है, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा ना, एक मिनट, दिस दिस विद दिस, तो यहाँ पे माइनस है प्लस, तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, इधर रहेगा माइनस। ठीक है, ये रहेगा एंड प्लस यहाँ पे होगा ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो होगा ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय होगा ई स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये होगा -1 - 1/4 प्लस होगा ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट ना? अरे समझ रहे हैं, ये आ रहा है ना? हम्म, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर इन ब्रैकेट, तो होगा -5/4 है ना, एंड प्लस होगा ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4।
सो विच इज इक्वल टू, तो ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 को अगर मैं कॉमन लूं तो ये कितना होगा, -5 डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर एंड +1 ये रहेगा, ये आ रहा है आपका नीचे। दैट मीन्स दिस इज नथिंग इक्वल टू होगा ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 into 1 minus 5 by स्क्वायर, ये रहेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन का ये आंसर रहेगा। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या था आपका, 4 अपॉन ए नॉट, ठीक है। तो 4 अपॉन ए नॉट क्यूब था ना, 4 अपॉन ए नॉट क्यूब था, क्यूब। एंड ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना मिला हमें, ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 5 बाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा, 1 माइनस 5 बाई स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है। ये सब तो समझ में आया। तो अगर आप इसका ई का वैल्यू 2.71 डाल दो, तो इसमें आपको देखो कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा विद इन द बोर रेडियस। तो आई थिंक दिस इज 68% आएगा, देखो 68%। तो प्रोबेबिलिटी जो है अंदर 68% रहेगी विद इन द बोर रेडियस। द प्रोबेबिलिटी इज 68% एंड द आंसर इज ए 1 माइनस 5 अपॉन ई स्क्वायर। तो अंदर जो है अंदर 68% है। एंड दूसरे सीएस में मैं पूछा था कि बोर रेडियस को छोड़ के बाहर कितना उसका होगा, तो 32% होगा, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो बाहर 32% है, अंदर कितना होगा, 68% होगा। तो बात समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ू मैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ये सबको समझ में आया कि कैसे किया था हमने, ये बड़ा सिंपल था। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, अब डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है, इसको आपने सुना भी होगा, इनको बोला जाता है एवरेज वैल्यू, है ना। इसको एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू बोला जाता है, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि सर एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसमें क्या डिफरेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। यस। अब यहाँ पे आपको आपको एक सिंपल सी बात बता था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं, तो ये एवरेज वैल्यू होती क्या है। तो एक सिंपल एग्जांपल बताता है कि लेट्स से आपको 10th में 6 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट में आपको जो मार्क्स मिले आउट ऑफ 40, ये है 20, 23, 32, 35, 38 एंड 39, इतने मार्क्स आपको मिले। एंड ये मिले आपको जैसे आउट ऑफ 100, कितने, आउट ऑफ 100 ये मार्क्स मिले आपको। तो आपको ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स मिले, तो वो ऑन एन एवरेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द एवरेज, लेट्स से दिस इज द एक्स, एंड ऑन एन एवरेज मतलब आप उसको बोला जाता है एवरेज वैल्यू। आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज द एवरेज। तो इसका एवरेज कितना होता है आपका, 20 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 39, एंड इसको क्या लिखते हैं आप, डिवाइडेड बाई 6, है ना। ठीक है। तो दैट मीन्स इसका एवरेज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/6 इंटू 20 प्लस 1/6 इंटू 23 प्लस 1/6 इंटू 32 प्लस 1/6 इंटू 35 प्लस 1/6 13। अब इसका मतलब क्या है कि जो 20 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 23 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 32 आने की प्रोबेबिलिटी
1/6। 35 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 39 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। मतलब 20 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 23 की भी। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है ना। हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसको बोला जाता है एवरेज वैल्यू। इसको बोला जाता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में जो भी आपका आउटकम है, इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी एंड इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू है। बट उसकी जगह पे दूसरी क्यू में अगर बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्या है, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब जैसे ये होता है आपका 1/3 साई 1 लेट्स से प्लस 1/2 साई 2 प्लस 1/4 साई 3। मतलब साई 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, लेट्स से जस्ट अभी ये प्रोबेबिलिटी जो है ये अलग होती है, पर जस्ट समझो आप। साई 1 आने की कितना है 1/3, साई 2 आने की कितना है 1/3 एंड साई 3 आने की कितना है 1/4। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी आने की सेम है, नहीं। क्या साई 1 के आने की प्रोबेबिलिटी एंड साई 2 के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 के आने की प्रोबेबिलिटी एंड 23 के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, सेम है। 23 की 30 की सेम है क्या, सेम है। इसलिए उनको बुलाता है एवरेज वैल्यू। बट एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या है कि ये जो स्टेट है, ये स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी, ये स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी ही, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको बुलाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एवरेज वैल्यू में जो प्रोबेबिलिटी आउटकम की वो इक्वल रहती है, बट अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो जो आउटकम है, ये जो स्टेट है, उनकी आने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इनको बुलाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप कभी भी एवरेज वैल्यू जो है, उस एवरेज वैल्यू का नाम ना ले। आपने सुना भी होगा, लिया भी होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जगह पे आप बोलेंगे फाइंड द एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू जब फाइंड आउट करते जब बोलते हैं, तो एकदम गलत चीज है कि जब क्वांटम में आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एवरेज वैल्यू के नाम से अगर पुकारो, तो आप क्वांटम में उसका एवरेज तभी बोल सकते हैं जब तीनों स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। बट अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रही तो आप उसको एवरेज वैल्यू बोल ही नहीं सकते। अगर कोई बोल भी दिया तो समझ लेना कि दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। बट मोर क्लियरली आप भी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे आगे जाके भी, सो डोंट से द एवरेज वैल्यू ऑफ द इन द क्यू। अगर एग्जांपल में तो आ ही जाता है, एग्जांपल में कि फाइंड द एवरेज वैल्यू, तो उस एग्जांपल में उन्होंने एवरेज बोला है तो समझ लेना कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। बट एवरेज वैल्यू इज नॉट द करेक्ट वर्ड फॉर द क्वांटम वर्ड। क्वांटम वर्ड में एवरेज वैल्यू जो है ये सही वर्ड नहीं है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द वर्ड। So this is the basic difference between this expectation value and average value। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, ठीक है। सो नाउ द मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करता कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ये क्या, इन स्टेट psi is given by आपके पास एक ऑपरेटर है एंड दिस ऑपरेटर ए क्या पे, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेस, या फिर पूरा स्पेस जो है सब डिफाइन किया। यहाँ पे होता है आपका साई स्टार साई इनटू बीटा एंड डिवाइडेड बाय होता है इंटीग्रेशन दिस इज साई स्टार साई बीटा, ठीक है। एंड ये आपका होता है कि अगर नॉर्मलाइज है, इफ द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, इफ wave function is normalized, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन साई स्टार साई बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। दैट मींस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए क्या इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेस। हेलो हेलो, हाँ बोलना। हम्म, बराबर। हाँ, यहाँ पे ए कैप है, ए कैप। सो दिस इज ए कैप साई डी टाउ, ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। फिर दिस ए कैप, आई फॉरगॉट ए कैप, तो ये होगा आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
सो दिस इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो 2-3 दिन से मेरी 4-5 घंटे की नींद हो रही है, तो मैं अपने आप यहाँ पे कभी गिर रहा हूँ, है ना। सो विल डिस्कस, तो आज के सेशन में इतने डिस्कस करेंगे, बाकी की चीजें जो है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आई एम प्लानिंग टू टेक वन मोर सेशन इन द इवनिंग। तो इवनिंग में आई एम गोइंग टू टेक वन मोर सेशन। 6 बजे चलेगा क्या आपको? 6 PM, क्योंकि तो टेक वन मोर सेशन आई थिंक। मैं ग्रुप पे आपको टाइम आपको बता देता, ठीक है। बट आई थिंक 6 PM ठीक रहेगा, है ना। 6 PM, है ना, 6 PM चलेगा ना। तो बाकी के चीज हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम, है ना। तो 6 PM को रखते हैं। 4 PM को दूसरा क्लास होता है ना सेट का। 4 PM का MS सेट का क्लास होता है, ऐसे नहीं कि बाबा ये सेट का भी क्लास होता है। अभी ये हो रहा है कि आपका 23 जान का एक उनके 2 क्लासेस, एक क्लासेस आपके भी 2 क्लासेस, सेट का भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स चल रहा है, तो उनका भी लेना पड़ता है। नहीं, आपका टेस्ट कितना लेक्चर हुआ? 5 है, हाँ, आपका क्यूएम का टेस्ट होगा, फिर डेफिनेटली होगा। आपका टेस्ट होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 लेक्चर हुए तो टेस्ट होगा। होगा। टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली हम 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है ना CSIR का। तो 40 क्वेश्चन देते हैं हम, सो दैट नो विद नो ऑप्शन। बट आपका एमएमपी नहीं हुआ तो 20 क्वेश्चन आपके संडे के टेस्ट में रहेंगे। आपका डेफिनेटली संडे टेस्ट होगा, ठीक है। चलो, सो विल मीट अगेन 6 PM। 6 बजे हमारा फिर से क्लास होगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, लव यू। मैं भी जरा